हाँ जी, स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में हमने पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को डिस्कस किया था। पैरेलल लाइंस का स्लोप इन जनरल सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप इन जनरल प्रोडक्ट -1 प्रोड्यूस करता है। करेक्ट है? यस सर। यस सर। यस ठीक है जी, आगे चलते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, कल आपकी क्लास 12 से लेके 3 तक है ना सर? फ्राइडे को जो एक्स्ट्रा रखी थी सर। फ्राइडे क्लास स्कूल की छुट्टी है? नहीं सर, यस सर। मुझे आया नहीं हमारा। हैं? क्या मतलब? अभी तो बताया नहीं मतलब। पता नहीं सर, बोल रहे हैं कल क्लास होगी मतलब। सर मारनी है ना छुट्टी तो। हाँ वही तो मैं कह रहा था, मार लीजिए सर। मार लो छुट्टी, मार लो, खत्म करते हैं 12 से 3 में, कल बैठते हैं। ओके सर, क्योंकि सचिन सर एक क्लास रखने वाले थे तो मैं टेक्स्ट करने वाला था कि आपकी क्लास है। नहीं सर 2 से 3 रख लिया उन्होंने, डाउट क्लास। 2 से 3 रखी है ना? हाँ हाँ तो कोई नहीं, 12 से 2 तो हो ही सकती है। और जब डाउट यस क्लास ही है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ा थोड़ा रहे हैं सर कुछ में। यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ऑप्शन ए मतलब बी पार्ट है और फिर ये सी। ठीक है, पहले आप लाइन बताओ क्या है। तो लाइन की इक्वेशन है k-4। क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं? यस सर। एक बार ये शीट शेयर करना मेरे साथ ग्रुप में। ये बार बार ना मुझे डेटा देखने के लिए शीट स्विच करनी पड़ती है। 9 - k² इंटू में x y, और फिर है k² -7k + 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो ax + by + c = 0 से। अगर आप इसको लाइन L बोलते हो तो लाइन L का जो स्लोप हो गया वो m हो गया, और वो है -a/b। तो -a/b मींस a कौन है? k-4, और k-4 b कौन है? -9 - k²। -n कैंसिल हो गया, तो ये आपके लाइन का स्लोप आ गया k-4/9 - k²। Now option A, ना part A says, not option, part A says that line is parallel to x axis. Part A ये कहता है कि जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, ऐसा बोला गया है। तो डेफिनेटली अगर हमारी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो हमारी लाइन का स्लोप वही होगा जो x एक्सिस का होगा। अब सवाल ये उठता है कि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। x एक्सिस में तो स्लोप ही नहीं होता कोई। याद है ना? भूल तो नहीं गए? यस सर, याद है याद। यस सर। k-4/9 - k² = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k-4 = 0 and k will be 4. Okay, next b part। b part में बोला है कि अगर चलो हमारी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, तो अगर हमारी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो हमारी लाइन का स्लोप वही होगा। सर ने फर्स्ट कंडीशन में k की वैल्यू निकाली है? फर्स्ट कंडीशन में निकाल तो दी, सब में निकालनी है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इस केस में, इस केस में, इस केस में, तीनों केस में k की वैल्यू निकालनी है। पैरेलल टू y एक्सिस ना, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हो गया कि हमारी लाइन का स्लोप क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड को तुम लिख सकते हो 1/0। उसकी वजह है कि नॉट डिफाइंड हमारा जो आता है वो 1090 की वजह से आता है, और 1090 कोई और नहीं होता, वो sin 90/। कॉस। तो अब लगा लो अंदाजा, आप sin 90/cos 90 क्या हो सकता है ना। इसीलिए हम लोग नॉट डिफाइंड को किससे रिप्लेस कर देते हैं? 0। एनीवेज, तो हमारी लाइन का स्लोप था k-4/9 - k², जो कि तुम कह रहे हो कि 1/0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 - k² × 1 = 0, विच मीन्स k² = 9। दुनिया में कौन से नंबर से जिनका स्क्वायर लेने से 9 आता है? सर प्लस एंड सर माइनस प्लस एंड माइनस। सही बात है।
सी पार्ट, सी पार्ट में ये बताया गया कि जो लाइन है वो पास हो रही है ओरिजिन से। हाँ तो एक बात बताओ, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, क्लास 8 में पढ़ा था लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट, अगर मैं आप क्लास 8 में पूछते थे हम आपसे कि भाई एक्स प्लस एक 8th या 9th में है, अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो क्या 2,3 और 5,7 लाइन के ऊपर आएंगे? चेक कर लो ना इसमें डाल के, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, 2 + 3 5 होता है, यस और नो? यस यस सर। तो इसका मतलब इसके ऊपर आएंगे, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आएगा। ऐसे 5,7 चेक कर लो, एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 7, तो 5 + 7 5 होता है, नो नहीं हो? 12 तो इसका होता है। मतलब नहीं ये होता। पॉइंट नहीं है। अच्छा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि ओरिजिन इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, या मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिन इसके ऊपर आ चुका है? क्वेश्चन पढ़ो, मैं तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा हूँ कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि पास करेगा नहीं करेगा, मैं तो कह रहा हूँ कि पास हो चुका भैया। तो इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करने वाला हूं मैं? 0। 0 और जहां जहां वाई है, वहां पर भी 0 0। वेरी 0 गुड। सिंस लाइन, कौन सी लाइन जो तुमने मुझे लिख के दी थी अभी? k - 4x 9 - k²। एक मिनट रुको जरा यार, ये दुखी कर रहा है। (9 - k² इंटू में y प्लस k² -7k + 6, ये जो लाइन है इक्वल टू 0 इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब k - 4 इंटू 0, जहां भी x दिखा हमने 0 पुट कर दिया, 9 - k² इंटू में y, यानी कि 0 हो गया, और k² -7k + 6, इसका मतलब k² -7k + 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म करेंगे तो ये आ गया k - 4, सॉरी k - 6 k - 1। भाई सब तो 0 हो गए ना पहले वाले दो पार्ट तो। यस यस सर। तो अब इधर k = 6 हो सकता है, नहीं तो k = 1 हो जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बेटा, और एल्स कॉपी करो फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 6, सर थोड़ा सा नीचे कर दो। कल सब बच्चे स्कूल की छुट्टी करेंगे, 12 बजे से क्लास शुरू होगी, 12 to 2 o'clock ना। बाकी मैं सचिन से बात करता हूँ, 2 सर घंटे तो उन्होंने पक्की कर दी 2 से 3। सर आप एक बार ग्रुप पे डाल दोगे ये?
हाँ डाल दें कोई बात नहीं। सर फिर मम्मी ऐसे फिर थोड़ा वो पूछेंगी कि स्कूल का छुट्टी ऐसे कैसे, तो आप डाल देना एक बार ग्रुप में। उनको सर बोलो, scroll down please. उनको बोलो मैं स्कूल की छुट्टी करने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ज्यादा। ठीक है सर। एक कल ले लो क्लास मुझसे एक्स्ट्रा, एक सैटरडे ले लो एक्स्ट्रा। सर स्टैटिस्टिक्स कराओगे ना? आज स्टैटिस्टिक्स कराओगे? नहीं सर, कल कल कल, हाँ हाँ क्योंकि सर मंडे को हमारा पेपर है, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है। हाँ यस सर, हाँ सेम हाँ, सर, मेरा मंडे को 30 मार्क्स का प्रैक्टिस यूटी है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है। करा देंगे, कल करा देते हैं स्टैटिस्टिक्स तुमको ना। अभी कॉपी हो गया सारा ये? No, sir. नो सर। तो फिर तुम छुट्टी करोगे तो फिर यार 11 बजे से कर लो, 11 से 3 कर लो, 11 से 2 सॉरी, सर आप 11 की जगह 10 ओ क्लॉक स्टार्ट करो। ऐसा कर लो। और क्या बीच में ब्रेक हो जाएगा? मुझे तो 3 घंटे चाहिए, जिसमें से 15 सर मिनट तो मैं नहीं ब्रेक ही सर, दूंगा। नहीं सर होगा। 11 ही खा लेना, मेरी क्लास चलेगी उससे पहले। सर 11 बजे मेरे एग्जाम खत्म। 11 बजे तो ठीक है। सर नहीं सर, क्लास Yes, ही sir, सर 11. 12 मैं ज्वाइन कर लूंगा सर, 12 ही कर लूंगा। Yes, sir. ये सचिन छावड़ा कहाँ से आया बीच में? कल तूने बताया नहीं था क्लास है? सर नहीं सर सर, मेरी तो सर कॉमर्स वाले में, तो एक्सीडेंटली मेरी ना तो बहुत मैंने ही क्लास बोल है। दिया था कि सर आप क्लास ले लो कल क्योंकि छुट्टी है, तो उनने फिर बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया कि नहीं सर स्कूल है, तो उनने भी बोल दिया था कि नहीं ले रहा मैं कल सुबह क्लास। तो फिर जब फिर नहीं, सडनली उनने 2 to 3 बोल दिया। तुम भी राक्षस हो। सर डाउट क्लास है सर। अब जब स्टैटिस्टिक्स पूरा नहीं होगा ना, तू जाइयो बेटा इनकम्प्लीट टॉपिक के साथ स्कूल में। तेरे को बोला 3 घंटे मुझे चाहिए, फंसवा दी क्लास खामा खा सचिन छावड़ा के बीच में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। इसके अगले वाली नो। दे रहा हूँ बेटा, चलो ये सब तो डिलीट ही करने पड़ जाएंगे अब तो। एक मिनट रुक जा जरा, ये कुछ स्लो चल रहा है, इसका इलाज कर दूं पहले। सर एक कूलिंग पैड आता है। अरे नहीं हो तो कुछ, ये जब हैवी हो जाता है तब भी ड्रामे करता है ये। अभी तो ठीक है, एसी सब चल रहा है। सर कितना जीबी का है सर आपका? क्या जीबी का है बेटे? लैपटॉप पूछा है रैम कितनी जीबी है आप? हाँ 16 जीबी है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला भेज दो। 7th क्वेश्चन जो है, शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अपने को पूछ रहा है कि कोलिनियर है ना, तो बोला है प्रूव करने के लिए। तो एक काम करो, एक एजम्पशन ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक एजम्पशन AB ले प्लस BC इज इक्वल्स टू AC भी कर सकते बेटे। हैं। आप स्लोप पढ़ रहे हैं ना, तो स्लोप की एप्लीकेशन से करो कोशिश इसको। लेट Of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC. लेट A कॉमा B कॉमा C आर कोलिनियर।
मैंने ये लेट किया है कि कोलिनियर, हालांकि मुझे प्रूव करना है, पर मैंने एज्यूम किया कि मान लेते हैं कोलिनियर है। तो अगर ये सच में कोलिनियर है तो इसका मतलब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गई, और अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए तो तीनों का स्लोप मतलब ए बी और बी सी का स्लोप क्या होना चाहिए? अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो सेम ही होना चाहिए। यस सर। अगर आया तो मेरी assumption करेक्ट है, नहीं आया तो मेरी assumption रॉन्ग है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। वो आ गया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यानी 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। 12 माइनस 8 मतलब 4, और 5 में से 4 गया यानी 1। तो यानी ओवरऑल देखा जाए ए बी का स्लोप 4 है। तो ऐसे स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो। तो स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे 28 माइनस 12, 9 माइनस 5। 28 में से 12 गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16, और बाई 4 तो ये 4 हो गया। सिंस स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी आर सेम। अब सेम स्लोप का मतलब पैरेललाइंस भी होता है, लेकिन पैरेललाइंस कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करती ना, इसमें कॉमन पॉइंट शेयर हो रहा है, एंड बी इज कॉमन पॉइंट। बी इज कॉमन पॉइंट, B is common point, so ABC are collinear. ABC are collinear. करो भी कॉपी, that's it. मैंने इसको दूसरे तरीके से किया है। कैसे बेटा दूसरा तरीका क्या है? सर वो आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि एम ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, तो मैंने तीनों को आवाज नहीं आ रही बेटे। सर आपने फॉर्मूला दिया था कि एम ए बी इक्वल्स टू एम बी सी इक्वल्स टू एम सी ए, तो मैंने वो उनमें से सबकी भाभी निकाल के तो बेटा मैंने भी तो वही किया है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दूसरा तरीका तो तुम्हारा मैंने ये नहीं लिखा कि बी इज कॉमन। बेटे तुमने स्लोप निकाला है कि नहीं निकाला? इंग्लिश थोड़ी ना, मैथ्स का यस सब्जेक्ट। सर। आइडिया तुम्हारा क्या है कि स्लोप सेम है, मेरा आइडिया क्या है स्लोप सेम है, तो दो आइडिया अलग कैसे हुआ? ये सेम तो हुआ। तो इसमें बस मैंने सी ए भी निकाल दिया। लिखने का तरीका कि तो तुम एक एक मेथड 10 लोगों को दे दो करने के लिए, उन 10 में तुम्हें सेम नहीं मिलेगा 100%। तो लिखता तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से है ना बेटे। आइडिया क्या है कि स्लोप यूज किया दोनों ने। एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम सबसे बड़ी डिस्टेंस को बाकी दो डिस्टेंसेस का सम कर देते हैं। एक सेक्शन फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम पॉइंट बी से ए और सी के डिवीजन को k/1 मान लेते हैं, और वो जो k की वैल्यू आती है चाहे b के एब्सिसा यानी 5 से कैलकुलेट करो या ऑर्डिनेट यानी कि 12 से कैलकुलेट करो, दोनों तरीके से k की वैल्यू सेम आएगी। एक तीसरा तरीका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा? 0। तो क्लास 10th में तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ के आ रहे हो। सर हम लोग सीखेंगे वैसे सेक्शन फॉर्मूला 11th में? नहीं सीखेंगे, अब तो यूज ही करेंगे सीधे। सर मेरे स्कूल में तो नहीं सिखाया सर, तो आप एक और बार ही सिखा देना। बेटे क्लास 10th का सिलेबस था, ये सिखाया कैसे ये नहीं? सर 10th में नहीं सिखाया, उन्होंने बोल दिया नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला कोर्स में था यार, मजाक मत कर। नहीं सर सही में मेरे सर स्कूल में था सेक्शन सर। सिखाया। कोलिनियर वाले सर portion मैं कोऑर्डिनेट जो सेक्शन मतलब फॉर्मूला शाश्वत एक बार क्लियर सुन ले, मेरे पास 11th के सिलेबस का बहुत बर्डन है। मैं तेरे को वीडियो लेक्चर दे सकता हूँ क्लास 10th का, यू हैव टू डू बाय दैट वीडियो लेक्चर। मैं बेटा अगर वो 10th का कराने बैठूंगा तो 11th का कब कराऊंगा? हम तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं सिलेबस की स्पीड के साथ। ठीक है सर। डन सर। एसी का स्लोप भी सर सेम ही होगा ना? ऑब्वियसली बेटा, लेकिन अपने को दो का ही काफी है प्रूव करना ना। ए बी और बी सी का स्लोप सेम है तो उसी से खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये सर आप एक सेकंड और दिखा दोगे? सर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। मतलब अगर ₹14 पर लीटर का प्राइस रख दो आप मिल्क का, तो जो मिल्क की सेल है वो 980 लीटर्स तक जाती है ना, 980 लीटर्स।
और 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter, और अगर तुम 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध बेचो तो जो आपका जो सेल है वो 1220 लीटर्स है। कहता है एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप। बेटा लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का मतलब पैराबोला, क्यूबिकल का मतलब दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो लीनियर कह रहे हैं ना, लीनियर, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन selling price and demand. Now this is SP, selling price, and this is what demand. So assuming a linear relationship between selling price and demand, find how many liters he could sell weekly at rupees 17 per liter. देखो इसने एक सबसे बड़ी बात बोल दी है, वो ये है कि इसने साफ क्वेश्चन में एक्सेप्ट किया है कि डिमांड और सेलिंग प्राइस के अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि ग्राफ अगर बनाया जाए उसको constant सेलिंग रहेगा। प्राइस और डिमांड के रिस्पेक्ट में तो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है। ऐसा ही है भाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलिंग प्राइस और इसको हम डिमांड लिख देते हैं। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करनी है बिकॉज लीनियर रिलेशनशिप होती है सेलिंग प्राइस एंड डिमांड में, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई देखो जब तुम मिल्क का सेलिंग प्राइस 14 रुपीज रखते हो तो आपकी जो डिमांड है वो कहां तक चली जाती है, 980 लीटर्स तक। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट का अगर एड्रेस लिखेंगे तो ये 14,980 होगा। फिर आपने ये भी बोला कि अगर आप 16 रुपए का यानी 16 रुपीज का सेलिंग प्राइस रखते हो तो आपकी डिमांड 1220 लीटर होगी। तो इसका मतलब आप पॉइंट बी का भी एड्रेस लिख सकते थे 16 एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट के वाले फंडे से 1220। ना माय क्वेश्चन इज कि जब मेरा सेलिंग प्राइस कितना कर दिया जाए, 17 रुपीज पर लीटर कर दिया जाए, तो डिमांड क्या होगी? मुझे क्या पता डिमांड क्या होगी ना, दैट्स माय क्वेश्चन ना। मान लेते हैं लैम्डा डिमांड होगी। क्या होगी बच्चों? लैम्डा लीटर डिमांड होगी। कितने लोगों को पता है? वेट कर देंगे। वेरी गुड बच्चे। कितने लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि एबीसी कोलिनियर है? भाई तुमने ही तो बोला था लीनियर रिलेशनशिप है, मैंने ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स प्लॉट करूंगा वो ऑब्वियसली कोलिनियर तो दिखेंगे ही दिखेंगे। Yes, sir. क्लियरली ना, क्लियरली एबीसी आर कोलिनियर। सर अब इसमें हमें मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करना है। मैथमेटिकल प्रूफ मतलब अगर हमने सिर्फ ग्राफ बना दिया तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं आगे। नहीं, इस बार तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं लिखना बेटा, सारा एमसीक्यू है। एबीसी आर कोलिनियर तो इसका मतलब स्लोप ऑफ एबी कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली स्लोप ऑफ बीसी, 120। जो भी आएगा। मैं कह रहा हूं कि स्लोप ऑफ एबी ऑब्वियसली स्लोप ऑफ बीसी के इक्वल हुआ। चलो निकालते हैं स्लोप निकालने का फॉर्मूला तो होपफुली याद ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो AB का स्लोप बताओ। तो AB का स्लोप हो गया अपना 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14। और BC का स्लोप हो गया लैम्डा माइनस 1220 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 16। तो भाई ये आ जाएगा तुम्हारा 0 और 12 में से 8 गया 4 और 11 में से 9 गया 2, 240/2 लैम्डा माइनस 1220 ये हो जाएगा 120 लैम्डा माइनस 1220। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई, इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा 1220 में 0 और 2 और 2 4 3 1340। तो माय आंसर इज कि जब आपकी जो सेलिंग प्राइस का जो रेट होगा 17 रुपीज पर लीटर होगा तो जो डिमांड मार्केट की चल रही होगी 1340 लीटर्स ना, 1340 लीटर चल रही होगी। चेक करो आंसर जरा पहले। सही है? यस सर। ओके, करो भाई कॉपी इसको फटाफट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता रेयरली आता है इसलिए मैं इसको कराना नहीं चाह रहा था, फिर पढ़ दिया तो कर दिया।
मतलब पहले तो चांसेस के बहुत अच्छे थे, लेकिन अब तो खैर क्या ही आएगा ये। लेकिन है तो एमसीक्यू जैसा ही। यस सर, वो वैल्यू निकालनी आ सकती है उससे। इसीलिए मैंने सोचा नहीं ज्यादा, मैं करा दिया तुमको। मतलब मैंने अपने से सवाल ही नहीं किया कि कराना चाहिए, मैंने करा दिया। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे पढ़ाने ही थे, चाहे वो सीबी सिलेबस में थे चाहे नहीं थे ना। यहाँ तक तो मुझे कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन इतना पढ़ाए बिना तो मैं स्ट्रेट लाइन कन्वे ही नहीं कर सकता लोगों को। इतना स्लोप तो बताना ही पड़ेगा। अब आपको स्लोप के ऊपर बड़ी अच्छी कमांड है, आप जानते हैं। आपको हर तरीके से स्लोप निकालना आता है, चाहे आपको एंगल गिवन हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सेस तो tan थीटा हो गया। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो आपका स्लोप हो गया। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आपका स्लोप माइनस a बाई बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का माइनस टाइम और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। पैरेलल लाइंस का स्लोप इन जनरल सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट इन जनरल -1 हुआ करता है। ये डायग्राम बना दिया हो तो मैं स्क्रॉल डाउन करूं। यस सर, डन सर। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, दैट्स कॉल्ड एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमें दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो क्या होना चाहिए? ओम लास्ट क्लास में नहीं थे बेटा तुम? ओम बचे, आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। सर सर आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। सर लास्ट क्लास मैंने मैसेज डाला था एक हाँ नहीं, मैं ये मीटिंग कह रहा हूँ, देखा वीडियो लेक्चर देखा इससे पहले? यस सर। अगर सर बिना लेक्चर कंप्लीटली नहीं देखे, देखा मैंने। बिना लेक्चर देखे बैठा है तो क्या कैसे काम आए? 2 स्ट्रेट लाइन की क्लासेस हो चुकी है, तीसरी है ये स्ट्रेट लाइन की क्लास। सर देख लूंगा सर आज रात में। ए प्रभु, अभी तो भैया महान काम है, तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी रहते हो तुम भैया। उस क्लास के और इस क्लास के बीच में सम अराउंड 48 आवर्स का गैप था। 48 घंटे में तेरे को 1.5 घंटा नहीं मिला देखने के लिए वीडियो? सर पूरा नहीं देखा मैंने सर, इसलिए जो बचा है मैं आज देख लूंगा और इसको भी रिवाइज कर लूंगा। ओम, बहुत ही गलत बात है। एक सेकंड में मेरे को पॉइंट देखने के ग्राफ। कोई भी बच्चा अगर किसी भी रीजन से क्लास मिस करता है, प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वीडियो देख लिया करो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल भी इग्नोरेंस मत करो, ये लेके डूबती है। कहते हैं कि आईआईटी जेई के एग्जाम के अंदर, मैं सीबीएसई की बात नहीं करता हूं, यहाँ तो तुम्हें टफ लगने ही वाली है खैर ये, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एसएससी कर देगी तुम्हें। मतलब ये इतनी प्यारी लगेगी तुमको ना, मतलब लेवल वाइज, कि तुम अपने आप ही कह दोगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो इसके सामने बच्चा है। हालांकि अभी तक तुम्हारी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री टफ लग रहा था तुमको जब तक पढ़ाया मैंने। अब तुम अपने आप धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे सर ट्रिग्नोमेट्री जैसा चीज तो बड़ी आसान है, उसके आगे कोऑर्डिनेट ज्यादा गंदी है। सर लेकिन स्कूल ये ट्रेको से ज्यादा डिफिकल्ट। बेटे अगर तमीज से पढ़ाई जाए तो, अगर तुमसे 36 बातें छुपा ली जाए तो तुमको नहीं पता लगेगा कि इसमें क्या है। ओके जैसे तुमको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तुमको ये बात पता नहीं थी कि m1.m2 इक्वल टू -1 फेल भी होता है। गारंटी के साथ कह सकते हो, तुमको बताई नहीं गई कभी स्कूल में। क्या सर ये? तो सर ने स्कूल के बीच में ऐसे यूज कर लिया था। हाँ वही तो ना। ये कब फेल हो जाता है? मतलब जब लाइंस परपेंडिकुलर भी होती है और उसके बावजूद ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा होता, ऐसा कोई केस है? सर जब मैंने वो अपने सर उसके से ही पूछा पैरेलल था होती है। -1 कैसे हो गया, हमारे सर यही नहीं बता पाए थे। अरे उसको उनको सर छोड़ो। सर मेरे स्कूल में अरे इनको सीक्वेंस। चुप चुप चुप, मैं ही पूछ रहा हूँ। जब मुझे पैरेलल मेरी होता है। मेरी फैक्ट्स तो, हाँ वेरी गुड। मुझे स्कूल टीचर ने बताया नहीं बताया वो छोड़ो, तुम उसको छोड़ो। तुम मुझे बताओ ये फेल कब होता है? ऑल्दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, तो ये लाइंस है ना, ये परपेंडिकुलर है, लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है। और पैरेलल टू दैट हमारा। हाँ पैरेलल टू जब एक्सिस वो ना, वाई एक्सिस के पैरेलल। सही बात है, पैरेलल टू एक्सिस। तो जब लाइन 1 पैरेलल टू एक्सिस होगी तो उसका स्लोप यहाँ 0 हो गया, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन हो गया। एंड डेफिनेटली इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आने से मना कर देगा? -1। ठीक है जी। अब इस पे आईआईटी जेई ने सवाल, इस छोटी सी बात के लिए भी आईआईटी जेई ने सवाल पूछा हुआ है।
तो बात सारी वही है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिटेल में जाके पढ़ेंगे एंजॉय करोगे, और बेटे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो पहले बात तो समझ नहीं आनी ऊपर ऊपर से कभी भी। ऊपर से तुम क्लासेस छोड़ोगे तो और नुकसान। किसी भी टॉप रैंकर से बात करो जो 500 के अंदर रैंक लेके बैठा है आईआईटी जेईई के अंदर, उससे बात करोगे वो तुमको बताएगा कि उसकी कोऑर्डिनेट बहुत स्ट्रांग थी। और जो 2000 3000 4000 के रैंक लेके बैठे हुए वो तुमको बताएंगे कि उनसे कोऑर्डिनेट हैंडल नहीं हुई, इसीलिए उनका रैंक 2000 3000 तक गया। नहीं तो इंटेलिजेंट वो भी हैं, आईआईटी की सिलेक्शन निकालना आसान काम नहीं होते कहीं भी। तो वही मिल जाए काफी है। सही बात है देखो, लेकिन अब तुम समझो कोऑर्डिनेट में दम है ना, और मैं कोऑर्डिनेट का जो तुमको पढ़ाऊंगा जेई का 10% है। कितना है दोबारा बोलो? 10%। हाँ, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुमको लगेगा हालांकि पता नहीं कितना कुछ है, लेकिन ये जेई का 10% है। स्टार्ट करता हूँ बेटा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम यहाँ जेई नहीं पढ़ा रहे हैं, डोंट वरी, लेकिन सीबीएसई ढंग से पढ़ाएंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर स्लोप इज नोन। एंगल बिटवीन टू लाइंस when their slopes are given। दोस्तों अगर दो लाइंस का स्लोप मैं तुमको दे रहा हूं तो आप उनके बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हो? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप को tan थीटा से कोरिलेट करना। अभी बात करते हैं बेटे। ये लाइन 1 का एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आ गया एक्स एक्सिस के साथ θ1, जिसकी वजह से लाइन 1 का स्लोप डिफाइन हो पाया tan θ1। लाइन 2 ने भी ऑब्वियसली एक एंगल बनाया होगा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन θ2, जिसकी वजह से लाइन 2 का स्लोप आ पाया एज tan θ2। एंड डेफिनेटली अगर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग हैं एट P तो इनके बीच में भी एक एंगल बना होगा या नहीं बना होगा? यस सर। ठीक है। Yes. अच्छा, अगर ये एक्यूट है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। एग्री? यस सर। और Yes. अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो 180 माइनस थीटा एक्यूट हो जाएगा अपने आप में। यस सर। मतलब मान लो थीटा 110 डिग्री है, मान लो ऐसा कि 110 डिग्री है, तो ऑब्वियसली अगर ये 110 है तो फिर ये 70 डिग्री है। यस सर। अब बेटा ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है कि थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो कन्वेंशनली हम थीटा को एक्यूट बना देते हैं। मतलब हम जो फाइंड करेंगे वो एंगल नहीं फाइंड करेंगे, हम कौन सा एंगल फाइंड करेंगे? एक्यूट एंगल। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मेरे को पता हो कि मेरा एक्यूट एंगल 70 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज मुझे फाइंड करने की जरूरत है? या पता लग गया अपने आप ही क्या था यार? Sir, one minute. सर पता ही चल गया। पता ही लग गया ना, ऑब्वियसली 70 है तो ऑब्ट्यूज 180 माइनस 70 है। अगर मेरा एक्यूट 60 है तो ऑब्ट्यूज 180 माइनस 60। मतलब ऑब्ट्यूज के लिए मुझे कोई स्पेशल काम थोड़ा ना करना है, मुझे पूछोगे मैं बता दूंगा आपको उसी टाइम पे। एक्यूट एंगल की बात हम करने जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, व्हाट इज द रिलेशन? मुझे थीटा फाइंड करना है, θ1 θ2 फाइंड नहीं करना दोस्तों, मुझे थीटा फाइंड करना है ना, दिमाग में फिक्स कर लो। एक्यूट है। θ2 is equal to θ plus। Yes, so θ2 is equal to वेरी गुड। θ2 is equal to θ plus θ1 ना। एक्सटीरियर एंगल विल बी सम ऑफ इंटीरियर। θ1 रेलेवेंट नहीं है, θ2 रेलेवेंट नहीं, मैं 10 बार बता चुका हूं। एंगल स्लोप नहीं है, उस एंगल का tan यानी कि टेंजेंट यानी tan θ1 स्लोप है। टेकिंग tan बोथ साइड ले रहा हूं बेटा मैं। इससे पहले मैं थीटा निकाल लूं, पहले रुको। थीटा कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। θ1। टेकिंग tan, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी बेटा, मुझे इससे भी थोड़ा सा जूम स्लो चल रहा है आज, इससे भी इशू आते हैं कभी कभी। देखो ठीक हो गया अब। टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। अरे वो अपना फॉर्मूला है tan a माइनस बी का। क्या होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला? tan a वेरी गुड। जिन दो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री स्किप किया है उनको ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 plus tan a tan b into tan b। ओके। उल्टा सीक्वेंस सीरीज एक ऐसा चैप्टर था जिसको हम कहां डाल सकते थे सेमेस्टर 2 में, इन बेवकूफों ने पता नहीं क्यों डाला है उसको यहाँ। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। डोंट यू थिंक कि tan θ1 जो है वो m1 से रिप्लेस हो जाएगा और tan θ2 एंटायर टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी? m2 से।
कर दो रिप्लेस। ये m2 हो गया, ये m1 हो गया अपॉन 1 प्लस m1 m2। दैट्स इट बेटा। ये वो रिलेशन है उत्कर्ष जिससे मैं दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मेरी एक लाइन का स्लोप, ठीक है, मेरी एक लाइन का स्लोप जो है, सपोज करो मैं बोल दूं 1 है और दूसरी लाइन का स्लोप मान लो मैं बोल देता हूं आपको 4 1/2 है, तो ये मेरे लिए m1 हो गया और ये मेरे लिए m2 हो गया, और इनके बीच में जो बना एक्यूट एंगल है वो मैं फाइंड कर दूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू मैंने लिखी है हाफ m1। अच्छा, इसके साथ मॉड लगा लेते हैं, एक फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, रुक जाओ। सिंस थीटा इज एक्यूट ना, सिंस थीटा इज एक्यूट, क्योंकि हमने एक्यूट को टारगेट किया था। ये दुनिया में जितने भी एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। 90 से कम एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सारे पॉजिटिव। वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी tan थीटा का आंसर आएगा वो मॉड में आएगा। मॉड में क्यों आएगा भाई? तुम्हारा क्या ताकि भरोसा, output positive तुम्हारा, हाँ वेरी गुड, तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम इन दोनों को माइनस करके मुझे नेगेटिव साइन चिपका दो। मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउटपुट नेगेटिव आ रहा है? तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैंने सेफर साइड क्या लगा दिया है, मॉड। मॉड लगाने से मुझे क्या फायदा मिल गया? अब मैं तुमको बोल दूं खेलते रहो बेटा आपस में ना, तुम क्या, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है। आउटपुट पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड ना, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो लोग फंक्शन पढ़ के आए हैं उनको पता है सर इससे कोई जवाब लेना हो ना, इस एक्सप्रेशन से सच में अगर आप चाहते हो कि कोई आंसर आए तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 नहीं होना चाहिए। बताओ क्यों? अगर ये -1 हो जाएगा तो तुम्हारे घर से क्या चला जाएगा? मुझे एक बात बता दो फटाफट। सर डिनोमिनेटर ही गायब हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिफाइंड हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, Not- वेरी गुड। और किसी फंक्शन के डोमेन में नॉट डिफाइन अलाउ नहीं नहीं। किया जाता, नहीं नहीं किया है। जाता। फंक्शन पढ़ा है ना, जब फंक्शन पढ़ा था तो ये बताया था ना कि इसी फंक्शन के डोमेन को सोचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा पुट नहीं करना जिससे आउटपुट क्या नहीं आ जाए ना, नॉट डिफाइन आ जाए, नहीं आना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ भी पुट करने से अगर कोई आउटपुट नॉट डिफाइन आ रहा है तो उसको रोकना पड़ता है। तो m1 m2 इसीलिए हमने -1 होने नहीं दिया। और इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो बेटा, कौन सी दो लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो सकता है? जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री बना हो। Perpendicular. यार एक बात बताओ, 90 डिग्री से छोटे एंगल को एक्यूट बोलते हैं, 90 से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो 90 डिग्री को क्या बोलेंगे? नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, एम आई राइट? राइट एंगल। हाँ वेरी गुड, राइट एंगल बोलते हैं ना, राइट एंगल बोलते हैं। तो उसको एक्यूट ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में थोड़ा डाल सकते हैं। तो आपने हेडिंग में क्या लिखा है ऊपर? एंगल निकाल रहे हो या एक्यूट एंगल निकाल रहे हो? आपने हेडिंग में क्या लिखा है? Acute angle. तो एक्यूट निकाल रहे थे तो फिर मैं कैसे m1 m2 को -1 होने दूं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर m1 m2 का प्रोडक्ट मैंने -1 कर दिया तो वो एक्यूट नहीं रहेगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो राइट एंगल हो जाएगा ना, Right 90 angle. डिग्री हो जाएगा ना। तो उसके लिए तो वैसे भी ब्लॉक होगा वो, ठीक है। एनीवेज, तो हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं अब यहाँ। m2 की वैल्यू हाफ है, m1 की वैल्यू 1 है, सर 1 आएगा। 1, और यहाँ पर आ गया आपका प्लस 1/2 इंटू में 1 नहीं आएगा दोस्त, हाफ में से 1 गया, -हाफ हो गया, और 1/2 में 1 ऐड करूंगा तो 3/2 हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो गया। नेगेटिव साइन मॉड खा जाएगा ना, मॉड कभी नेगेटिव साइन आने ही नहीं देता बेटा। अगर इसकी जगह 1/√3 आया होता तो एंगल क्या बताते तुम? फटाफट बताओ। सर सर 60 tan डिग्री 60 30 डिग्री है ना। अब 30. कोई बात नहीं ना, 1/3 आ गया, उसमें क्या दिक्कत है? अब इसका एंगल tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो इसको हम बोलेंगे एक ऐसा एंगल है जिसकी वजह से tan 1/3 आ रहा है। बट आप इमेजिन करो कि 1/√3 आ रहा है तो आप एंगल बता सकते थे। अब तुम्हारे कोर्स में चिंता नहीं करो, वही वैल्यूज हैं जिनसे एक एंगल प्रेडिक्टेबल है। मैंने तो आपको एक ऐसे जनरल एग्जांपल दिया जैसे मेरी वैल्यू 1/3 आ गई है, लेकिन इसको जज करके कोई भी थीटा पे रिमार्क लिख सकता है, यस और नो। अगर ये एक तुम्हारी टेबल की वैल्यू आ जाएगी तो तुम इस पे फर्स्ट क्लास एक आंसर कर दोगे, ठीक है। नो नीड टू कॉपी एग्जांपल, जस्ट कॉपी दिस येलो पार्ट। अच्छा, इसमें नोट लिख देना यहाँ पर ना। सर तो थीटा की क्या वैल्यू होगी अगर 1/3 है? बेटे तुम्हें क्यों लगता है कि 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट 30 डिग्री आता है?
डोंट यू थिंक कि 0 डिग्री के बाद 0 डिग्री 59 मिनट और 59 सेकंड जैसा एंगल भी हो सकता है? यस सर, हो सकता है। तो बेटा उन एंगल की भी तो वैल्यू होनी है ना कुछ। ओ ओके सर, ओह, इसका मतलब 0 के बाद 30 नहीं आता, उसके बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री। 12 डिग्री, 55 मिनट, 13 सेकंड, ये सब एंगल भी तो हैं। यस सर, है सर। उनकी वजह से ना, उन ऐसा ही कोई एंगल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ओके सर। हाँ, बाकी अभी हम प्रॉपरली करेंगे तो तुम्हारे साथ अच्छा से अपने आप हो ही जाएगा। एनीवेज, ये आपको कॉपी करना है सारा कॉन्सेप्ट। सर आप कुछ नोट लिख रहे थे, लिख लिया आपने? हाँ, नोट में ये था, नोट में ये आ गया, यही लिख देते हैं ना इस बात को। नोट नंबर 1, अगर m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो tan थीटा 0 हो जाएगा, चेक करो, और थीटा जो हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। L1 L2 जो है लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। और दूसरा नोट क्या है कि अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आ गया तो आपने बता ही दिया कि tan थीटा उठ के क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यस 90। ठीक है जी, तो उसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, π/2, यानी कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। और तीसरा पॉइंट है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा सच में एक एक्यूट एंगल है, तो फिर ना ही m1 m2 के इक्वल होगा, मानते हो? क्योंकि उससे तो 0 आ जाएगा। नहीं सॉरी, 0 तो 90 से छोटा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, बस -1। -1 भी आएगा। हाँ बस ठीक है। ये तो एक, बट आपने सेकंड में तो लिखा है -1 तो आपने लिखा है। बेटा मैंने जस्ट एक बात बताई है कि अगर m1 m2 -1 हो गया तो tan थीटा ये सारा नॉट डिफाइन बन जाएगा। और जब मैं थीटा को एक्यूट प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ ना, प्री इज्यूम करके चल रहा हूँ कि थीटा एक्यूट है, तो फिर मैं m1 m2 को इक्वल टू -1 को अपने दिमाग से निकाल दूंगा, ठीक है? यानी उस केस में फॉर्मूला जो होगा एंगल का वो आ जाएगा वही जो तुमको पढ़ाया है, लेकिन उसमें m1 m2 के लिए -1 नहीं रुक सकते फिर उस केस के लिए। ये सिर्फ ये बॉक्स कॉपी नहीं करना है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया कॉपी नहीं करना है, इसकी जगह हम अच्छे से एग्जांपल करेंगे। आप यहां से कॉपी करना शुरू करो अच्छे से। ग्राफ भी करना है ये वाला? बिना ग्राफ बनाए तो डेरिवेशन कैसे करेगा राक्षस? मैं तुमको लगातार बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए रफ डायग्राम इम्पोर्टेंट। बहुत जरूरी है। मतलब जिसको डायग्राम नहीं प्रिडिक्ट करना आता वो कोऑर्डिनेट कभी कर ही नहीं सकता। प्रेडिक्ट कर सर, वो डायग्राम प्रेडिक्ट करने के लिए कितना सारा प्रैक्टिस चाहिए होगा? 5-6 साल फेल हो क्लास 11th में। सर सही में? नहीं, सिंपल सी बात है ना यार, कुछ परेशान होने वाली बात थोड़ी है नहीं। अरे सर, मेरे स्कूल वाले बोल रहे स्ट्रेट लाइन्स इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, इन 2 क्लासेस इट विल गेट ओवर। इनकी क्वालिफिकेशन पूछियो, इन्होंने जिंदगी में कभी इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दिया होगा। तो बोल रहे हैं कि टू गिव मोर फोकस ऑन ये ट्रिग्नोमेट्री। सर आपने अभी तक जो कराया वो सारा एक्सरसाइज 1 जो है एनसीईआरटी की वो कवर कर पाऊंगा ना? सही कह रहे हो। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। 1 सेकंड सर, सर, थोड़ा सा- डायग्राम थोड़ा सा बचा है। और कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी चैप्टर की इंफॉर्मेशन पढ़ के अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो 90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम की शेप दे दी, पक्का 90%। डायग्राम सही बनाना चाहिए ना, डायग्राम सही बना होना चाहिए, तो पक्का 90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें सारा खेल ही डायग्राम का है, सिचुएशन समझने के लिए।
Sir, please scroll down. हम्म सर मेरे को फॉर्मूलाज याद हो गए सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, काम आएंगे तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्री वाले। थोड़ा जल्दी याद कर लिए। अरे नहीं सर, पहले से ही याद सर, आपने उस दिन डांटा था उसके बाद याद हो गए थे। ठीक है, तो मैं रोज डांट दिया करूंगा तेरे को। सर अभी पूछ लो सर कोई भी। 10 टू थीटा सुना जरा। सर कौन सा? 10 टू थीटा। सर 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। पहली बात तो फॉर्मूला तो चलो सही है, जब अगर इंसान थीटा की टर्म में पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन तो थीटा की टर्म में बताया करो। सर मैंने एक के वैल्यू में रटा हुआ है अबे तो सर। राक्षस, अगर ए को थीटा बोल देगा तो कुछ कम थोड़ी ना हो जाएगा। यस Sir, please scroll down. यस बेटे। मैंने आज एक सर्कुलर पढ़ा, मुझे पता नहीं भेजा है किसने भेजा है, 9th और 11th सीबीएसई सेट कर रहा है। Fake, यस सर, यस सर। स्कूल Sir, टीचर्स fake ने है। सर फेक है वो। सर फेक है वही। तो हो जाए मजा आ जाएगा। सर हमारी टीचर ने बोला था तो सीबीएसई की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन। यस सर, सेम सर, मेरे भी स्कूल ने यही बोला कि सीबीएसई के सेट से देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज डोंट मेक योर ओन अजम्पशंस। सर झूठ तो नहीं बोल रहे? तो सीबीएसई ने ऑफिशियली बोल दिया कि फेक है सर उनके साइट पे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि 10th एंड 12th तो ढंग से कंडक्ट करा नहीं पाता, उसमें पेपर 10 बार लीक हो जाते हैं इनके। सर न्यूज़ में आ जाता सर अगर ऐसा होता तो। JEE के लीक हो गए थे क्या सर पेपर? हाँ सर। सब होते हैं बेटा, हर बार लीक होता है, बस किसी टाइम पे पता लग जाता है। सर किसी नोएडा के इंस्टीट्यूट ने, किसी नोएडा के इंस्टीट्यूट के टीचर्स उनके बच्चों की तरफ से पेपर दे रहे थे, टीचर्स उनके बच्चों की तरफ से, तो ये भी सीबीआई ने पकड़ लिया और सारे टीचर्स का लाइसेंस काट दिया। टीचर्स का कोई लाइसेंस नहीं होता राक्षस। अरे मतलब दे कैन नॉट टीच इन एनी अदर इंस्टीट्यूट या स्कूल उसके बाद से। इनको कोई रोक लेगा? वो किसी दिल्ली छोड़ के जाएंगे, नोएडा छोड़ के जाएंगे, केरला में पढ़ाना शुरू कर देंगे, कहाँ रोकोगे तुम उनको? हाँ सर वो भी है। मिलते हैं लीक पेपर। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे यहाँ मना करोगे पढ़ाने के लिए, मैं यही कॉलेज बैठ रही जाके बेंगलोर में पढ़ानी शुरू कर दूंगा, मुझे कौन रोक लेगा? यस सर वो भी ये ये कोई सर वो नोट कॉपी करना है क्या? हाँ नोट कॉपी करना है। ये कोई एडवोकेट और डॉक्टर थोड़ी ना है कि लाइसेंस होगा तो प्रैक्टिस कर पाओगे। डन सर। डन बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। सर तो वन CRL किया आपने? बेटे सर CRL2 शेयर किया आपने? नहीं। ओके। आज रात को 10 बजे से पहले शेयर हो जाएगी शीट ये। ओके सर। स्टार्ट करें भी आगे? यस वेट इसका मतलब बेटा, मुझे अगर दो लाइनों का स्लोप होता है तो मुझसे एंगल पूछ लो उनके बीच में, अगर कोई बनता है तो मैं बता दूंगा। क्लास वर्कशीट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों ही फाइंड करना है जी, बिटवीन लाइंस। आप क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हैं ना, मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन कम नहीं लगे इसलिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे चल जाएगा क्योंकि सेम क्वेश्चंस वहां लिखे होंगे ऑलरेडी। फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन लाइंस, और लाइंस लिखी हुई हैं आपके पास 3x + y - 7 = 0। ये लाइंस का मैं क्या करूंगा यार, मुझे तुम लाइंस का क्या दो? स्लोप। हाँ निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? -a/b। वेरी गुड बेटा। लाइन 1 का स्लोप मान लेते हैं m1 है, दैट इज -a/b।
अच्छा, एक बात क्लियर करना भूल गया दोस्तों मैं अपनी। अगर अगर ना मान लेना, अगर अगर कोई टीचर हमें M1 माइनस M2 का फॉर्मूला लिख के दे दे ऐसे करके, तो हमें इस बात का, यार फिर है बुरा है, इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनीवन? वाई? ए मॉड लगा हुआ है यार, क्यों रो रहे हो तुम? फिर वो माइनस तो वैसे भी पॉजिटिव हो ही रहा है। वेरी गुड बेटा, बात खत्म हो गई। माइनस साइन, अगर मैं मेरे अगेंस्ट कोई टीचर फॉर्मूला लिख रहा है या उन आपकी टीचर ने जो लिखा उनके अगेंस्ट मैंने लिखा, हार्डली मैटर्स। माइनस साइन जो आना था वो निकल के बाहर मॉड से हट Positive हो जाएगा, जाएगा। हट जाएगा ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो लाइन 1 का स्लोप माइनस ए बाई बी है जैसे कि आप कह रहे थे। तो ए कौन है तुम्हारे पास? 3, 3 और बी 1 है, तो ये स्लोप -3 हो गया। और लाइन 2 का स्लोप हो गया बच्चों M2 माइनस ए बाई बी, -1/2 -1/2 हो गया। लेट थीटा बी एंगल ना, लेट थीटा बी acute एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 लाइन 2 के बीच में अगर थीटा एंगल है तो सिंपल सा लॉजिक है कि टेन थीटा जो होगा वो मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होगा। कंडीशनल कि तुमने एक्यूट बोल दिया है, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या नहीं होना चाहिए ना, M1 M2 का प्रोडक्ट क्या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स -1 नहीं होना -1 चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं है भाई, कहाँ है? -3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे -1 थोड़ी ना आ जाएगा। तो ठीक है, आप रखो फिर वैल्यू। M2 की वैल्यू है बेटा अपने पास -1/2, M1 की वैल्यू है अपने पास -3, और 1 प्लस -1/2 -3। देखें जरा सॉल्व करके क्या बनता है। इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, -1/2 + 3, और ये 1 + 3/2। एनीवेज आप एलसीएम लो, 3 2 6 में से 1 गया तो 5/2, और ये भी 5/2। 5/2 से 5/2 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। 1 को कोई मॉडुलस की जरूरत तो नहीं है, वो तो खुद ही पॉजिटिव आ गया है। हाँ भाई, दुनिया में कौन सा एंगल है एक्यूट? 45 डिग्री। वेरी गुड ना, वेरी गुड। थोड़ा बड़े बच्चे बन जाओ। 45 डिग्री की जगह क्या लिखा करो उसकी रेडियन वैल्यू? 5/4 5/4 है ना। तो ऑब्ट्यूज पूछा जाए तो क्या करोगे? पूछा है भाई, इसलिए पूछ रहा 180 से माइनस कर दो। सर 180 माइनस हूँ। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 135 डिग्री। इसी बात को रेडियन में करोगे तो टीचर ज्यादा खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट करना भी रेडियन में है ना, पाई माइनस पाई बाई पाई माइनस थीटा कर देते हैं ना इसको। पाई को रेडियन वैल्यू बोलते हैं ना 180 की। 3π/4। सही बात है, एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई में से पाई गया तो 3π/4। बोलो कोई समस्या बेटा, कोई लाइफ में दिक्कत? नो सर। कॉपी करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्लास वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर, क्लास वर्कशीट 3 है आई थिंक ना। क्वेश्चन कॉपी नहीं करना था, क्वेश्चन नहीं कॉपी करना, बिल्कुल नहीं करना बेटा। क्वेश्चन तो आपको मैं दे रहा हूँ विद इन 1 आवर आफ्टर क्लास ना, 1 आवर में मिल जाएगा आपको। ये 1 आवर और 2 आवर के अंदर सब मिल जाएगा ये। डन सर। अगर आपसे ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पूछा जा रहा है तो आपको कन्वेंशनली क्या देना है ना, मतलब अगर लिखा नहीं हो ऊपर एंगल फाइंड करना है, एक्यूट ही देना है। तो मैंने लिख दिया तो क्वेश्चन मुझे ऑब्ट्यूज चाहिए, फिर ऑब्ट्यूज निकालना पड़ा, अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है। सर ऊपर करना। हाँ बेटा।
कर लेना कॉपी सबने? यस सर। कॉपी कर रहा है तो बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं फाइंड नॉट फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 लाइन्स is passing through two lines passing through point 2,3 makes an angle of 45 degree if the slope of one angle is 2, find slope of other line. Let me explain with the help of diagram. दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों 2,3 से पास होती हैं। इसका मतलब 2,3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। भाई तुमने एक जगह एक लाइन क्लेम की होती तो मैं पॉइंट 2,3 कहीं भी बना लेता, बट तुम तो साफ साफ कह रहे हो कि दो लाइनें हैं और दोनों इससे पास हो रही हैं। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, ठीक है, होंगी। इनमें से अच्छा आपस में एंगल कौन सा बना रहे हैं? 45 डिग्री का। लाइन 1 का स्लोप अपने को गिवन है, मान लेते ना, गिवन है कि वो 2 है, और लाइन 2 का स्लोप उसने तुम पे छोड़ दिया, कह रहा तुम ढूंढ लेना अपने हिसाब से ना इसको। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, कईयों को याद है, कईयों को भूल गया होगा, तो जिनको भूल गया होगा उनके लिए रिकॉल कर देते, नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो। कॉन्सेप्ट था मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। तो क्या मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन का, बात करते हैं बेटा। मॉडुलस फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू मॉड x। जब मॉड का साइन हटा दिया जाता है तो प्लस माइनस x लगाया जाता है। माइनस, अगर आपको गारंटेड है कि x की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है तो आप x नहीं लिखते, फिर माइनस x लिखते हैं। और अगर x 0 या 0 इससे ज्यादा हो तो फिर आप x को साइन चेंज नहीं करते हैं। ये यहाँ थोड़ा कम समझ में आता है। अब मैं जब एग्जांपल दूंगा तो दुनिया को समझ में आ जाएगा फटाक से। तो पता है मॉड ऑफ 5 का आंसर 5 कैसे आता है? अगर आप इसकी वर्किंग को समझ लेंगे तो फिर समझ में आएगा। जैसे ही आप मॉड 5 की बात करते हैं तो आपका मॉडुलस का साइन हट जाएगा और यहाँ प्लस माइनस साइन लग जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि मॉड काम कैसे करता है, कि मॉड इस तरीके से काम करता है कि फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। ये बताओ 5 का खुद का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 5 का खुद का साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर तुमको ये पता था कि अंदर वाले इनपुट का साइन पॉजिटिव है तो तुम बाहर कौन सा साइन ऑप्ट करना चाहोगे, सो दैट, वेरी गुड, सो दैट नेट आंसर पॉजिटिव ही रहे। तो जवाब है प्लस। तो वही तो मैंने कहा कि अगर आपका इनपुट खुद पॉजिटिव है ना, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर आपका इनपुट 0 से बड़ा है, अगर आपका इनपुट 0 से बड़ा है तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ -5 लिखा होता तो प्लस माइनस ऑफ -5, ये बताओ 5 का खुद का साइन क्या है? माइनस। मैं ऐसा क्या कर दूं कि 5 का खुद का साइन नल एंड वॉइड होना शुरू हो जाए? तो मैं माइनस साइन बाहर भी लगा दूंगा। इन दोनों में से कौन सा साइन चूज कर लूंगा? नेगेटिव। वेरी गुड। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर x खुद 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है तो हम एक साइन चेंज कर देते हैं ना, x का साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता 5x का मॉड, तो मैं यहाँ प्लस माइनस साइन लगा के छोड़ देता। बताओ क्यों? क्योंकि मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि 5x प्लस है
या माइनस। तुम ये एक बार बता दो कि 5x प्लस में है तो फिर मैं ऐसे काम कर लूंगा, और अगर तुम कहते हो नहीं नहीं सर 5x तो माइनस में है तो फिर मैं ऐसे काम कर लूंगा, और अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता 5x क्या है तो मेरी बात मानो, फिर यहां हम अटक जाएंगे ना, यहाँ रुक जाएंगे कि भाई ठीक है नहीं पता, जब पता लग जाएगा तब देख लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? तो Yes, मॉडुलस sir. मॉडुलस ऑफ अ Yes, sir. कांस्टेंट ना, मॉडुलस ऑफ अ कांस्टेंट हमेशा हम प्लस लिख देते हैं, 5 का मॉडुलस 5 माइनस 5 का मॉडुलस 5, लेकिन मॉडुलस ऑफ वेरिएबल हमेशा किस में लिखा जाता है? प्लस माइनस साइन में, क्योंकि हम वेट करते हैं कि वेरिएबल अपना नेचर एक्सप्लेन करें, वन बाय नेचर। अगर वेरिएबल प्लस होगा तो अपन बाहर से प्लस साइन उसको दे देंगे, अगर वेरिएबल नेगेटिव होगा तो अपन बाहर से नेगेटिव दे देंगे, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो दोस्तों अब ऐसा है कि अपने को ये बात पता थी कि टेन थीटा जो होता है वो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 है। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी तो वो मैंने यहाँ प्लॉट कर दी, लाइक थीटा 45 डिग्री है, m2 की बात करें तो वो m है, और m1 की बात करें तो वो 2 है, और 1 प्लस 2 इंटू में m। 1045 की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई? ऑब्वियसली 1 हो गई। कितने लोगों ने ये बात फील कर ली है कि मॉडुलस के अंदर नोन नंबर है या अननोन नंबर है? लेट मी हाईलाइट, ये नोन है या अननोन नंबर है? अननोन। अननोन है, वेरी गुड। अननोन को वेरिएबल बोलते हैं, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, ये sir. वेरिएबल का मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा? जिसको ये पता है बस क्वेश्चन उसका। सर प्लस प्लस माइनस। माइनस। बहुत ही सही जवाब है ना, मतलब वेरिएबल का मॉड हटाओगे तो एक बार उसको प्लस में लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ना भैया तुम्हारा साइन का, तुम्हारे इनपुट का नेचर क्या है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, नेगेटिव होता है तो मैं अलग तरीके से काम करता हूँ। सो आई हैव टू वर्क अंडर बोथ द केसेस, मुझे दोनों केसेस में काम करना पड़ेगा। एग्री डिसएग्री? यस Agreed. सर। अगर तुम चाहते Agree. कि मैं एक केस में काम करूं तो तुम्हें मुझे नेचर एक्सप्लेन करके देना चाहिए था, सर इसका आंसर ना ये, इसका नेचर पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव के हिसाब से काम करता हूं। मुझे तुमने कभी बताया ही नहीं कि क्या बवाल लिख के बैठ के हो। तो जब तुमने बताया नहीं तो मुझे दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्लस होगा तो कैसे काम करेगा, माइनस होगा तो ये कैसे काम करेगा। केस वन, अगर ये प्लस होगा तो इस तरीके से काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2m प्लस 1 m माइनस 2, और 2m में से m गया तो m, और उधर चला गया तो 3। और दूसरा ना, और कंपल इनमें से कोई एक हो रहा होगा, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये दोनों नहीं हो रहे होंगे, कोई एक हो रहा एक होगा। हो रहा होगा। होगा। हाँ, तो अब मुझे वो पता नहीं कौन सा वाला हो रहा होगा, तो मैं दोनों चॉइसेस तुम्हें लिख के दूंगा। तो जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2m प्लस 1, ब्रैकेट भी खोल दी राइट साइड में, माइनस m प्लस 2, तो ये 3m, और ये 1 आ गया तो m की वैल्यू 1/3। तो क्या लिखा जाएगा ना फाइनल आंसर की लिस्ट में, क्या लिखा जाएगा भाई? दूसरी लाइन का स्लोप क्या था? तो आंसर में ये आएगा कि भाई या तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, -3, -3, नहीं तो क्या 1/3. है 1/3। 1/3 ना, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे को बड़ी गंदी आदत है, मॉड का साइन वो इग्नोर करके सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मारता है, उससे आंसर उससे कितने आते हैं, एक या दो, अगर वो मॉड को इग्नोर कर जाए तो फिर उसका आंसर एक ही आता है, और एक फिर ही आता है है एक ही सर। ना, आएगा। फिर वो शोर मचाता है, सर पीछे आंसर दो लिखे हुए हैं। भाई मॉड के अंदर अगर वेरिएबल है ना, मॉड के अंदर अगर वेरिएबल है, यू कांट डू एनीथिंग ना, फिर तुम्हें वेरिएबल के तरीके से काम करना है, और मॉड का वेरिएबल मतलब प्लस माइनस दोनों केसेस हो सकते हैं। इसको कॉपी करो फटाफट। किसी को ये नोट करना है जिसको मॉडल्स की नॉलेज नहीं है? नहीं है तो कॉपी नहीं कर लो सर। मेरे। अगर आपने मॉडल्स जिंदगी में पहली बार देखा है, जो मैंने बोर्ड स्क्रीन पे लिखा है ये सारा कुछ, तो फिर तो कॉपी करना बनता है, क्योंकि मॉडल्स वीक रहा तो पता नहीं कहां कहां अटकोगे स्ट्रेट लाइन में। सर जूम आउट कर दो, क्वेश्चन देखना है। वो भी करा रहा हूं, मैंने सोचा इसका एक ये कोई नोट कर रहा है भाई? भाई मैं फिर आगे चलूंगा ना, अगर आप अगर कॉपी कर रहे हो तो फिर मैं रुकता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलूँ। बहुत बढ़िया है।
तो सबको मॉडुलस की नॉलेज थी। सर नीचे कर लीजिए। हाँ जी बेटा जी। तो कल 12 से 2 स्टैटिस्टिक्स की क्लास है विदाउट ब्रेक ना, अब इसमें ब्रेक नहीं होगा, 2 घंटे की प्रॉपर क्लास होगी। मैं तुम्हारी स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, मुझे सिलेबस देखना है एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का। कॉपी करते रहो, तुम्हारी स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं आएगा। डन सर। हम्म। ये स्ट्रेट लाइन का सिलेबस हमारा। स्लोप ऑफ लाइन वो हमने आपको पढ़ाई दिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस हम पढ़ाई रहे हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पॉइंट, स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये पहले भी हम पढ़ाते थे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिडक्शन पढ़ाना ही पढ़ाना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइंस आपके सिलेबस से हटा है, कॉन्करेंट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस ना, 2 टॉपिक इन्होंने सिलेबस से डिलीट किए हैं। ये कॉपी कर लो सारा। एक बार से ग्राफ दिखाओगे ऊपर? यस सर, 1 मिनट। कर ले कॉपी। यस सर। यस सर। ये लास्ट वाला पार्ट यस सर सर अभी नहीं हुआ। कर लो, कर लो। अगला क्वेश्चन बेसिकली तुम करोगे बैठ के। अब इतना तो नॉलेज आ ही गया है कि अगर मॉडुलस नहीं पता है, मॉडुलस के अंदर का अननोन नंबर है, तो प्लस एंड माइनस लेके कर वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला वाला, ठीक है, करो जरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 3, 4? इफ the slope of a line is double of the slope of another line, if tangent of the angle
between them is 1/3. Find slope of lines, मतलब दोनों ही लाइंस का स्लोप आप निकालो. सो टेंजेंट बोलते हैं बच्चों tan को ना, tan थीटा को बोलते हैं. सो क्या कह रहा है बेसिकली, समझो इस बात को कि इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन. ठीक है, दो लाइनें हैं, मुझे समझा दिया गया भी इस बात को कि दो लाइनें हैं. अगर आप लाइन 1 के स्लोप को m लेट कर लो तो लाइन 2 का स्लोप ऑटोमेटिकली उसका डबल हो जाएगा ना, यानी कि 2m. ऐसा लिखा है कि द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. फिर इनके बीच में एक एंगल आ गया से थीटा. ये थीटा क्या है मुझे नहीं पता. इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल ना, जो भी एंगल है उसका क्या पता है, टेंजेंट पता है. टेंजेंट मतलब tan थीटा पता है 1/3. तो मतलब आपको tan थीटा की वैल्यू जो आपका फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये है. उसमें tan थीटा ही डायरेक्ट पता है 1/3. और m2 कितना है 2m, और m1 कितना है m, अपॉन में 1 प्लस 2m इंटू में m. करो सॉल्व इसको, देखें कौन कर सकता है इसके आगे. देखें कौन बच्चा सही आंसर निकालता है, क्योंकि मॉड का रोल है इसमें, ध्यान रखना. सर एम वन आ गए हो. हाँ आ गया. अच्छा तू 1/2 1. सर केस 1 में 1/2 है और 1 आ रहा है, और केस 2 में टोटल आंसर बता रहे कितने आए. 4 आया मेरे. बिल्कुल सही जवाब है 1/2, 1 और -1/2 और मैं बोलता हूं तो सुन ले, ठीक है. 1/2, 1 एक ऑप्शन, 1, 2 एक ऑप्शन, -1/2, -1 एक ऑप्शन, और -1, -2 एक ऑप्शन. ठीक है, दोबारा बोलना. 1/2, 1, 2 -1/2, -1 और -1, -2. क्या बोलूंगा. चलो भाई स्टार्ट करता हूँ मैं फटाफट. ये आ गया तुम्हारा. एक सेकंड होने वाला. नहीं मैं भी तो सॉल्व तो करना ही है मुझे, मैं तो तुमसे पीछे चल रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो. जब मैं इसका मॉडुलस हटाऊंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट. तो अगर मैं इसको प्लस में ले लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 1 + 2m² = 3m.
सर एक डाउट था सर, ये जो प्लस माइनस है सर वो दूसरी साइड नहीं होगा, मतलब वो एम के एक ही साथ बात है बेटा, अगर नहीं, यहाँ जब भी लगाओ, लेते हैं। सॉरी सॉरी सर, यस यहाँ लगाओगे तो भी तो बात वही है। यस सर, यस वो तो क्या फर्क पड़ता है, हमने इधर लिख लिया, इधर लिखना थोड़ा सुंदर लगता है। इसकी मिडिल टर्म हो गई। कायदे से तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, पर हम लेफ्ट साइड तो बात ज्यादा इजी भी है। हम बात का फायदा उठा लेते हैं कि चलो यार क्या फर्क पड़ता है, इधर लगा लो या उधर लगा लो। तो यहां से जो ऑप्शन आ गए हैं एम के, वो आ गए हैं 1 और 1/2। ऑन द अदर एंड तो इसमें आ गया 3m -2m² और -1 और 2m² + 3m + 1, 2m² + 2m + m + 1 = 0। 2m कॉमन आ गया तो m + 1, और यहाँ 1 कॉमन आ गया तो m + 1, और m + 1 और 2m + 1, m की वैल्यू यहाँ से -1 और m की वैल्यू यहाँ -1/2। टेबल बना लो लाइन 1 का स्लोप, ये m की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो, और लाइन 1 का स्लोप हमने m लिया हुआ है, और लाइन 2 का स्लोप हमने 2m लिया हुआ है। जैसा कि मुझे क्वेश्चन ने बोला ही था बेटा, मुझे कैमरा बंद ही करना पड़ेगा इसके चक्कर में ना, ये आज इंटरनेट स्लो है मेरा, इससे जूम स्लो हो जाता है, जूम स्लो हो जाता है तो फिर वो लैग करना शुरू करता है। इसको बंद कर दो तो फर्स्ट क्लास लिखा जाता है। हाँ भाई, m की पहली वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर m की पहली वैल्यू 1 लेंगे तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। द अदर ऑप्शन इज m की वैल्यू हाफ ले लेते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा और वो हाफ का डबल होके 1 हो जाएगा। सही बात है ना, सही बात है। फिर एक ऑप्शन में m की वैल्यू -1 ले लो, तो ये -1 हो जाएगा और वो -2 हो जाएगा। और अगर तुमने m की वैल्यू को -½ ले लिया तो ये -½ और उसका डबल होके -1। कर लो भी कॉपी ना। 4 ऑप्शन आए ना, लाइंस के स्लोप्स के 4 ऑप्शन आए। यस सर। स्क्रॉल डाउन कर दें। यस सर एक सेकंड, वो टेबल दिखाना नीचे जाकर। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इस फ्रेम में किसी को कुछ कॉपी करना है? क्या कोई बच्चा ये फ्रेम कॉपी कर रहा है? नो सर। यस सर, राइट साइड। सर हो गया। हम्म।
कर ले कॉपी। यस सर। अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जिसने करके दिखा दिया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैंपियन पक्का बनेगा। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके लिए है ना, बोलते ना, इट्स जस्ट लाइक पीनट, वैसा। इसलिए आंसर देने में जल्दबाजी नहीं करनी है, सही आंसर देना है। आंसर नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए। ठीक है जी। 5 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। क्या बात कर रहे हो? 4 ही आया। 4 ही आएगा, सही बात है। मैं एसपीएस में पहुंच गया था। इफ द एंगल between two lines is 45 degree and slope of one line is 1, find slope of other line। दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? Find slope of other line। मानव निगम में आंसर नहीं देना है, सही आंसर देना है, याद रखियो। ये बता दो, ये स्लोप जो है M2 का है M1 का है? किसी का भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तू जिसका लेगा ना उससे निकाल के दिखाऊंगा तेरे आंसर, ठीक है? नवोदिता, तुम 2 डिवाइसेस से क्यों अंदर हो? सर लैपटॉप का माइक चल नहीं रहा आज, इसलिए फोन से कर रही हूँ। मैं कहूँ यार, मैं तो एक ही नवोदिता को एडमिशन दिया, 2 कैसे हो गई है? क्वेश्चन नंबर 4 ही है बेटा, 4 ही है। तो इसको दिल पे मत ले, क्वेश्चन कर सॉल्व। सर आंसर क्या है सर इसका? मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब, आंसर आप बताएंगे। अगर मैंने बता दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। सर 0। सस्पेंस रखते हैं ना इस पे सस्पेंस रखते हैं। ओके सर। अभी 0 and 1। अच्छा जी, 0 and 1, ठीक है। मैं आंसर संभाल के रखता रहता हूँ। सर 2 मिनट और दे दो सर प्लीज। मैं भैया कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आंसर्स की लिस्ट बना रहा हूँ जो लोग मुझे बोल रहे हैं। M की वैल्यू आई नहीं रही इसके अंदर। एक 0 हो गया, एक ने 0 और 1 दे दिया, एक कहता है नो वैल्यू। यस सर, नो सॉल्यूशन। नो वैल्यू, नो सॉल्यूशन। मैं रख रहा हूँ संभाल के सबके चॉइसेस में, सबके ऑप्शन संभाल के रख लिए मैंने यहाँ। बड़ा प्यारा सवाल है। सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की वोट 2 हो गए भाई, 2 वोट हो गई इसमें। तो मेरे में सर ऐसा आ रहा है, एक में नो सॉल्यूशन और एक में 1 आ रहा है। इसकी भी यस सर सेम। इसकी भी वोट 2 हो गई हैं। सर मेरा भी ऐसे आ रहा है। सर ऐसे ही आ रहा है। बहुत सारी वोट हो गई ना, डॉट डॉट डॉट। सर मेरा भी नो सोल्यूशन आ रहा है सर।
यहाँ रहने दो। अगर आपको ये बात बताई गई थी कि दो लाइंस के बीच का एंगल 45 डिग्री है, सर एक सेकंड सर नो सोल्यूशन। सर एक सेकंड। 1 सेकंड खत्म हो गया बेटा, सर 1 मिनट। टाइम की यूनिट ठीक करो। हाँ बता भाई मानव, लाइन 1 लाइन 2 में से किसका स्लोप लो 1 बता, फिर कहेगा मेरी बात नहीं मानी। सर रुक जाओ। अबे मुझे तो बता दे, मैं भी तो वर्किंग तो कर दूं। ट्विस्ट तो आखिरी में है। M1 को क्या ले लूं? 1। चल ठीक है, इसको फिर M ले लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कौन है भाई? इन आउट हो रहा है, चैन नहीं है। 8 बजे नहीं, इन आउट की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी बेटा, कोई नहीं, M के लिए 1 के ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, आए हैं बच्चे। शायद 2 आएगा। अच्छा शायद 2 आएगा, ये भी बात हो गई। 2 वाला ऑप्शन नया ऐड कर दूं फिर मैं। एक आंसर बच्चा 2 भी कह रहा है भाई। सर मेरा भी यहाँ 2 पे आ रहा है। सर मेरा भी 2 नहीं, में वो डाल 2 दो नहीं सर, आएगा। एक्चुअली सर मेरा भी 2 में डाल दो। सर नो वैल्यू आएगी। ओके, ये आ जाएगा m-1 अपॉन m+1 इज इक्वल टू +-1। यस सर। m-1 अपॉन में m+1 इज इक्वल टू 1 और m-1 अपॉन m+1 इक्वल टू 1, इनफैक्ट -1। तो इसको सही है जी ये। तो m से नो सॉल्यूशन है, -1 इक्वल टू 1 मतलब नो वैल्यू ना, नो वैल्यू ऑफ m। ऐसा दुनिया में कोई m नहीं है जिसको मैं लेके लिख दूं कि -1 1 के, नो वैल्यू ऑफ m। यस इट्स और ठीक है जी, तो m ये आ गया m 2m, इज इक्वल टू माइनस m m इक्वल टू आ गया 0 0। हाँ तो m इज इक्वल टू माइनस m इक्वल टू 0 -1 0 तो हुआ। यस सर। तो 0 और नो वैल्यू ऑफ m ना, सही है। लेकिन दोस्तों ये जो नो वैल्यू ऑफ m है ना, ये अगर आपका फॉर्मूला ना, समझो अगर आपके फॉर्मूले में भाई लॉजिकली अगर आपका फॉर्मूला लगाया था तो इसको m का आंसर देना चाहिए था, चाहे केस 1 से होता चाहे केस 2 से होता था ना, किसी एक केस से नहीं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपके फॉर्मूले के लगाने के बाद भी आप m को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं तो बेटा आप भूल रहे हैं कि एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां लिखे हुए रिजल्ट ही उल्टे बिहेव करने शुरू कर देते हैं। मैं सिचुएशन रिकॉल करता हूं, आपको बड़ी फर्स्ट क्लास याद आ जाएगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। हाँ Yes, वेरी sir. अरे बात जीनियस हो तुम सब, समझना शुरू कर दिया तुमने। अगर हमारे लिखे हुए फॉर्मूले अचानक काम करना बंद कर दे, समझ लो किसकी एंट्री हो चुकी है तुम्हारे सवाल के अंदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, पक्की बात है। देखो कहने को दुनिया को हम बताते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है, जल्दी से बताओ। सेम है ना, लेकिन अगर दो लाइनें पैरेलल टू आपस में भी पैरेलल हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या नॉट डिफाइन इक्वल टू नॉट डिफाइन कहा जा सकता है? नो सर। कमाल है, M1 M2 चैलेंज हो गया यहाँ पर। कहने को तो हम ये भी बोलते हैं दुनिया के, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, लेकिन अगर दो लाइनें पैरेलल टू एक्सिस हो जाएं तो हम ये भी मना कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। यस सर। अगर आपके लिखे हुए फॉर्मूले आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब भाई साहब किसकी एंट्री हो चुकी है? वाई एक्सिस। एक्सेप्शन में भी वाई एक्सिस ना, एक्स एक्सिस तंग नहीं करता, तंग कौन करता है? वाई एक्सिस। बिल्कुल, यहाँ तो वाई एक्सिस खुद इन्वॉल्व हो गया, नहीं तो उसके पैरेलल वाली कोई लाइन इन्वॉल्व हो गई है। तो दोस्तों मजे वाली बात सुनो तुम अब, क्या तुमको ये बताया गया था कि तुम्हारी दो लाइनों के बीच में एंगल 45 डिग्री का है? यस सर। ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स ये बताया गया था। उनमें से किसी एक लाइन का स्लोप भी 1 क्लेम किया गया था, ऐसा भी है क्या? यस सर। जिसका लाइन का स्लोप 1 क्लेम किया होगा उसका एंगल विद एक्स एक्सिस क्या रहा होगा? सोचो किसी लाइन का स्लोप 1 है यानी कि tan थीटा 1 है। 45 ही होगा। वेरी गुड बेटा। अब बात को समझना, मुझे ये बात बताई गई थी कि मेरे पास दो लाइनें हैं और दो लाइनों में से अच्छा मेरे पास एक लाइन ऐसी भी है जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तुमने खुद बोला है
कि मेरे पास लाइन 1 है जिसका स्लोप 1 है। इसका मतलब जो लाइन 1 का, बच्चे आराम समझना जो मैं कह रहा हूं, है ना, किसी के साथ हादसा हो सकता है कि ये क्या हो गया, हे भगवान ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये लाइन 1 का एंगल है 45 डिग्री, पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें लाइन 1 का स्लोप क्या दिया गया था? सर 1। अच्छा, अब दूसरी लाइन को लाइन 1 के साथ कितना एंगल बनाना है, अब बताओ। दूसरी लाइन को लाइन 1 के साथ, 45। वेरी गुड बेटा। तो ये जो येलो वाली लाइन है, मान लेते हैं यहां से इसको इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट किए बिना एंगल तो बन नहीं सकता, ये तो मानते हो ना? यस सर। हाँ। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ तो 45 डिग्री में इधर चला जाता हूँ, तो इधर चला जाऊंगा तो लाइन किसके पैरेलल दिखेगी तुम्हें? वाई एक्सिस के। बहुत ही बढ़िया ना। नहीं समझ में आया? कईयों को नहीं समझ में आ आया। गया सर। अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और मुझे ये पता है कि मेरे लाइन 1 लाइन 2 के बीच में एंगल 45 डिग्री का, इसका मतलब ये इधर घुमा, मानते हो? यस सर। ये 45 डिग्री, और उस केस में मेरी लाइन का स्लोप क्या हो जाता? दूसरी लाइन का स्लोप, लाइन पहली लाइन का स्लोप तो मुझे दिख रहा है कि 1 है, दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो जाता? सर 0। बेटे ये लाइन किसके पैरेलल है? अगर ये 45 है, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। इसका मतलब ये M2 की वैल्यू नो सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। और सुन दूसरी बात, अब सुन, ये 45 डिग्री जरूरी इधर घुमाना है? तुझे किसने कहा लाइन 2 इधर घूमेगी? उधर घुमा ले, दूसरी तरफ घुमा ले लाइन को। यस सर। तो उस केस में अगर 45 डिग्री इधर घुमाया तो लाइन ऐसे आ गई, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई जाके। इसका स्लोप कितना आएगा अगर ये लाइन ऐसी रही होगी? 0। ये दिख रहा है तुम्हें? ये तुमने आंसर निकाल दिया था। यस सर। निकाला था ना एक केस में आंसर तुमने, 0 M की वैल्यू। यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा लिखा हुआ फॉर्मूला अगर काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब किसकी एंट्री हो चुकी है? एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। बेटे एक्स एक्सिस की नहीं, एक्स एक्सिस काम करता है। देख M की वैल्यू 0 प्रेडिक्ट हो गई थी तेरे फॉर्मूले से ही, हो गई थी ना तेरे फॉर्मूले से M की वैल्यू 0 की। हाँ, तो किसकी एंट्री हो चुकी है? वाई एक्सिस की। यहाँ तो खुद वाई एक्सिस आ गया, नहीं तो लाइन तुम्हारी किसके पैरेलल चली गई है? वाई एक्सिस के। ठीक है, अब मुझे बताओ, तो M की वैल्यू तुमसे मैंने पूछी थी, तो आप M की वैल्यू क्या लिख के आते? 0 एंड नो सॉल्यूशन, या 0 एंड नॉट डिफाइंड? 0 एंड नॉट डिफाइंड। राइट आइडिया, बिल्कुल। अच्छा अगर मैं तुम्हें बताऊं इसमें एक छोटी सी लाइन में ऐड कर दूं तो ये IIT का क्वेश्चन बन जाएगा। छोटी सी लाइन ऐड कर दूं ऐड छोटी सी लाइन? कर दो। कॉमर्स वालों को दिक्कत तो नहीं? छोटी सी लाइन ऐड कर देता हूँ। सर कर दो। कॉमर्स वाले भी ध्यान से सुनेंगे। IIT ने इसी कॉन्सेप्ट को पूछ लिया उठा के, उसने पूछ लिया फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अदर लाइन विद एक्स एक्सिस। उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, यही नहीं पूछा उसने। तुमसे क्या पूछा था यहाँ? फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, यही था ना क्वेश्चन तुम्हारा? उसने हटा दिया, कह रहा ना स्लोप नहीं चाहिए, दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन यानी कि एंगल बताया एक्स एक्सिस के साथ। तो एक बात बताओ, दूसरी लाइन है कौन सी? या तो ये येलो वाली है या व्हाइट वाली है, मानते हो? या ब्लू वाली कर देता हूं, एक ये ब्लू वाली कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कलर्स के साथ। दूसरी लाइन है कौन सी बेटा? एक तो येलो वाली हो सकती है, नहीं तो वेरी गुड। तो दूसरी लाइन अगर येलो वाली हुई तो दूसरी लाइन का एंगल कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ दोस्तों? 90 डिग्री। और अगर वो ब्लू वाली हुई तो यार उसका तो एंगल बन ही नहीं सकता एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि वो तो उसके पैरेलल चल रही है। इसका मतलब एंगल क्या होगा उस केस में? बना ही नहीं तो 0 डिग्री है ना? यस सर। है ना? अभी IIT ने सवाल पूछ लिया था क्या, इसी सेम डेटा के अंदर उसने बोल दिया भैया देखो मुझे ना दूसरी लाइन का स्लोप नहीं चाहिए, दूसरी लाइन का क्या दे दो मुझे आप? इंक्लिनेशन दे दो। अच्छा IIT के अंदर ना एक बवाल आता है मल्टी करेक्ट आंसर। मल्टी करेक्ट का मतलब होता है एक से ज्यादा करेक्ट आंसर। अब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर की दिक्कत पता क्या है? अगर आपके 2 करेक्ट आंसर हैं और आपने 1 मार्क किया तो भी आपका गलत है। अगर आपके 2 करेक्ट हैं, दोनों में से एक सही मार्क किया है, दूसरा गलत मार्क किया तो भी गलत है। अब इसमें क्या था, उसके ऑप्शंस थे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 2 अलग अलग में। समझ रहे हो बात को? तो बच्चे ने जिसने ये काम किया होगा, इसने नो सॉल्यूशन लिख के केस को रिजेक्ट कर दिया, इसका M 0 आया। तो अगर मेरी दूसरी लाइन का स्लोप 0 है तो इसका मतलब tan थीटा 0 है। एम आई राइट बेटा? यस सर। इसका मतलब मेरा एंगल क्या है? 0। तो ये बच्चा पता क्या टिक करके आ गया होगा? ये वाला ऑप्शन। लेकिन इसने इसकी तरफ देखा भी नहीं। देखा? हो गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड IIT, है ना? इसमें तो फिर दोनों हो सकते हैं ना? हाँ नहीं, इसमें दोनों मार्क होने थे भाई, दोनों मार्क होने थे। करेक्ट आंसर इस दोनों मार्क होने थे, 0 भी और 90 डिग्री, है ना?
एनीवेज ना, आप अपनी बात ही करना, आप अपनी बात को ऐसे लिखना कि भाई स्लोप, आपसे स्लोप पूछा था तो आप स्लोप का ही जवाब देना। तो आपकी दूसरी लाइन का स्लोप या तो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड बच्चे, आया मजा? यस सर। यस सर। यस तो सर आ मैं गया। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात को इग्नोर नहीं करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे लिखे हुए फॉर्मूले, जो तुम्हारे कंक्लूडेड फॉर्मूले हैं, अगर अचानक काम करना बंद करते हैं तो भाई साहब किसकी एंट्री पक्का है तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर? वाई वाई एक्सेस की। उसको चेक करो, वाई एक्सेस का क्या रोल है सॉल्यूशन के अंदर, समझे? करो कॉपी इसको फटाफट। सर वो कॉपी हो गया तो सर हाँ। जिनका कॉपियों के बजाय बिल्कुल, एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। अगली क्लास में मैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। सुने नाम इनके? यस नो सर। कोई नो नहीं, सर। हम सुनाएंगे और हम बताएंगे भी तुमको। डाउट लोगे आप अभी? आप बता, तुम पूछना चाहो पूछ सकते हो कुछ, वैसे ऐसे कोई डाउट क्लास है नहीं वैसे आज। सर AMGM के भी नहीं लिया आपने अभी? अब वो सैटरडे ले लेंगे बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तब ठीक है सर मेरी। तो जिन लोगों का ये सॉल्व हो गया वो जाए। जाओ। थैंक यू सर, बाय सर। सर ये नीचे वाला SPS2 ग्राफ एंड कॉपी कर SPS3 होमवर्क है ना? हाँ बेटा, SPS3 होमवर्क, और अभी आ रही है थोड़ी देर, 10 मिनट दोगे, मैं भेज ही रहा हूँ तुमको मैं। So please scroll down. ये अच्छा, यहाँ तक तो सबने कर ही लिया था लगभग लगभग। यस सर। तो भाई साहब, IIT तुम्हारे इस पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में घुस के ऐसा सवाल पूछता है, उसको पता है कि तुम्हारे को जिसको आता होगा वही लिख के आएगा। और बच्चे को ऐसा लगता है मैं तो, अरे ऐसा कभी हुआ है कि किसी के नेगेटिव मार्किंग आए IIT में? मतलब बेटे IIT नहीं, वो जेई मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग आती है लोगों की। ये जिनके रैंक 3-3 लाख 4-4 लाख में आ रहे होते हैं ना, ये सब नेगेटिव वाले ही हैं। सर इनको भी कहीं एडमिशन मिलता है क्या? पेड सीट मिल जाती है, जिसको बोलते हैं ना वो मैनेजमेंट कोटा। अगर आपने जेई मेंस दे रखा है और कोई कॉलेज जेई मेंस के अंडर है जो मैनेजमेंट कोटा ऑफर करता है, तो मैनेजमेंट कोटा में अगर आपने जेई मेंस दिया है और आपका रैंक कितना भी है लेकिन आपने एग्जाम दिया है, तो मैनेजमेंट कोटा में आप जाके सीट परचेज कर सकते हैं। पर उससे कुछ होगा नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। वो पहली बात तो सीट ही बहुत महंगी होगी। मतलब नॉर्मली वो कोर्स हो रहा होगा, मान लो बीटेक का, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 लाख, हालांकि 1 लाख का किसी का भी नहीं होता अनटिल अनलेस कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिल जाए 8 लाख का होता है IIT वगैरह में। लेट्स अज्यूम कि नहीं, हम आईआईटी की बात नहीं करते, हम बेसिक किसी बीटेक की बात करते हैं कि किसी कॉलेज का खर्चा मान लेते हैं 1 लाख है, तो मैनेजमेंट सीट से ये 10 लाख का खर्चा होगा, ये ध्यान रखना। तो आप समझो कि किसी का 5 लाख हो रहा है तो उसका 10 गुना कर दो, 50 लाख की तुम भरोगे सीट, इससे अच्छा पढ़ लो। अच्छा सर बाहर चले जाए हम कनाडा में पढ़ने? भाई उसका खर्चा तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक चली जाती है बात। तो USA है वो तो। वो तो तुमको इंडियन नहीं, हर करेंसी, जगह तुम पे है। भाई उनकी फीस तुमको तो इंडियन करेंसी में ही पे करनी है ना। तुम तो इंडियन कर, हिंदुस्तानियों के साथ दिक्कत क्या है कि डॉलर को पक्का, डॉलर हो यूरो हो, ये सबको पक्का कन्वर्ट करके देखते हैं, अच्छा रुपीस में कितना हुआ। यस सर। तो तुम मानोगे तो